हाय एवरीबॉडी, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11 के इस चैप्टर से नीट में हर साल 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब हर साल आप फिक्स मान के चलिए कि 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से कन्फर्म आया ही आया है। तो फिर आज हम इस चैप्टर से कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है जो कि है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उनमें जो डिमेरिट था या फिर उनमें जो प्रॉब्लम था उनको भी आज जानेंगे। सो अब सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, जो पहला वीडियो था जो कि प्रश्नकाल सीजन था उसमें मिस चला गया था। क्या बात हुआ था कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। मैं देख रहा हूं एग्जाम्पलर में एक आंसर दिया हुआ है और एक प्रैक्टिस बुक था सेम क्वेश्चन का एक अलग आंसर दिया हुआ है, इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए मैं पहले दिन वो क्वेश्चन स्किप कर दिया था। तो फिर आज बता देता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड for unit of classification in plant indicate a category of a family। मतलब एक ऐसा सफिक्स जो कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करे और जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी फैमिली को डिनोट करे या फिर इंडिकेट करे। तो फिर वैसा कैटेगरी कौन होगा? ये होगा एल्स। मतलब सफिक्स क्या होगा? ये होगा एल्स। एल्स विल बी द राइट आंसर। ये सफिक्स जो एग्जाम्पलर का बुक है उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, और जो मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का बुक देख रहा था वहां पर ए ही दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पहले दिन स्किप कर दिया था। आप इसे नोट कर लीजिए। और टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जो सफिक्स है उससे तो क्वेश्चन अभी पूछता भी नहीं है, क्योंकि देखिए एनटीए जब से सवाल कर रहा है तब से एक भी क्वेश्चन टेक्सोनोमिक कैटेगरी के सफिक्स से नहीं आया है। और सीबीएसई जब करता था, कंडक्ट करता था नीट, तब भी आया था 2000 के पहले 2-3 क्वेश्चन आया था सफिक्स के रिलेटेड। तो फिर इसे आप नोट कर लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट भी ऐसे नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो टेक्सोनोमिक सफिक्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, पर 2000 के पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें था कुछ। तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि हम क्लासिफिकेशन जो स्टडी है, ऑर्गेनिज्म का स्टडी है या फिर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई करना, ये आज से नहीं है, ये हमारे अंदर इंटरेस्ट जो है बहुत टाइम पहले से है। एंशिएंट टाइम्स में भी हम एक ऑर्गेनिज्म को या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। एंशिएंट टाइम में हम कैसे करते थे? एंशिएंट टाइम में हम करते थे, हम देखते थे कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम में आ रहा है। सपोज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उससे हम सिर्फ मीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बोन से हम औजार बना रहे हैं या फिर जो फाइटिंग का जो टूल्स है उसका निर्माण कर रहे हैं। फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्किन से हम लोग स्वेटर या फिर उसके फर से हम लोग स्वेटर बना रहे हैं। ऐसे ही हम लोग यूज एंड डिजीजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करते थे और उसके बेसिस पे ही सब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का निर्माण करते थे एंशिएंट टाइम में। तो फिर हम पहले लिख सकते हैं, फ्रॉम द dawn of civilization, there have been many attempts to classify
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम हमारे क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग से ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहते थे या शुरू कर दिए थे। फिर हम लोग लिख सकते हैं इन अर्ली टाइम्स we use to classify living organisms on the basis of use and disuse of the organism. Basis of use and disuse of the organisms. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे काम आ रहा है उसके बेसिस पे ही हम उसे क्लासिफाई करते थे। हम और लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बोन्स, फ्लैश, फिर स्किन, of various organisms. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बोन होगा, जो फ्लैश होगा, जो स्किन पार्ट होगा, उसको हम यूटिलाइज करते थे एंड उनके बेसिस पे ही हम ये क्लासिफिकेशन करते थे एंशियंट टाइम में। फिर आए हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब ने आकर क्या किया, चलिए देख लेते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर या फिर इन अ साइंटिफिक वे। फर्स्ट अटेम्प्ट to classify organisms in a scientific way. मतलब एरिस्टोटल से पहले जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बस ऐसे ही कोई फिक्स रूल, मतलब फिक्स सेट ऑफ रूल्स के अनुसार नहीं किया गया। तो वो बस एक ऑर्गेनिज्म से हम कैसे हेल्पफुल हो रहे हैं, कैसे उसका यूज हमें काम आ रहा है, इसी से हम क्लासिफाई करते थे। पर जब एरिस्टोटल आया, उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। अच्छा, एरिस्टोटल ने क्या बोला क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में? एरिस्टोटल ने कहा ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो पार्ट में भाग किया या फिर दो पार्ट में डिवीजन किया।
एक था प्लांट्स और एक था एनिमल्स। एक होगा प्लांट और एक होगा एनिमल्स। अभी उन्होंने प्लांट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवीजन किया, या फिर प्लांट्स का भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन सा है? वो 3 पार्ट्स है ट्रीज, फिर किया शर्ब्स, फिर उन्होंने किया हर्ब्स। इन 3 पार्ट में उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। और एनिमल्स को किन किन पार्ट में क्लासिफाई किया? एनिमल को किया जिनमें आरबीसी पाया जाता है और जिनमें आरबीसी नहीं पाया जाता। RBC is present and RBC is absent. अभी बोलिए ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, ये तीनों चीजें क्या क्या है? ट्रीज आपको पता ही है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ को जो वुडन, उनका थिक जो स्टेम पोर्शन होता है उनको हम लोग ट्री कहते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स को ट्री कहा जाता है। फिर हर्ब्स किन्हें कहते हैं? हर्ब्स जो स्मॉल टेंडर स्टेम है, मतलब ग्रीन एंड टेंडर जिनका स्टेम होगा उनको हम हर्ब्स कहते हैं, या फिर ग्रीन लिप्स जो होता है उनको हम हर्ब्स कहा जाता है। फिर शर्ब्स किन्हें कहेंगे? शर्ब्स है जो कि वुडन एंड बुशी प्लांट होगा, उनको हम शर्ब्स कहते हैं। फिर यहां पर छोटा छोटा करके लिख देता हूं, थिक वुडी स्टेम। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? मैंगो। फिर हम लोग शर्ब्स का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? या फिर हर्ब्स का पहले लिख देता हूं। हर्ब्स क्या होगा? हर्ब्स होगा थिन ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। जिनका रहेगा उनको हम हर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल हर्ब्स क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स हो जाएगा चाइना रोज, फिर हो जाएगा व्हीट, मस्टर्ड, फिर हो जाएगा सनफ्लावर, फिर शर्ब्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? या फिर शर्ब्स क्या है? शर्ब्स के बारे में हम लिखेंगे थिक बुशी वुडन स्टेम। शर्ब्स का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? शर्ब्स का एग्जाम्पल होगा लेमन,
फिर हो जाएगा रोज। तो फिर ये चला गया ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। अब इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ट्रीज आर वुडी स्टेम, मतलब जिनका थिक वुडी स्टेम होगा, बड़े बड़े पेड़, उनको ट्रीज कहते हैं, मैंगो। फिर श्रब्स किन्हें कहेंगे? थिक बट बुशी वुडन स्टेम। देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे बुशी होते हैं, मतलब स्टेम तो उनका छोटा होता है और हाइट भी उनका मीडियम ही होता है, पर वो बुशी होते हैं, बहुत ब्रांचेस होते हैं उन प्लांट्स में। वो क्या कौन से होगा? लेमन और रोज एग्जांपल होगा। फिर हर्ब्स क्या कौन से होगा? हर्ब्स होगा थिन ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, फॉर एग्जांपल चाइना रोज, सनफ्लावर, व्हीट एंड मस्टर्ड। और एनिमल में तो आपको पता ही है, जिनके अंदर आरबीसी पाया जाता है और जिनके अंदर आरबीसी नहीं पाया जाता, उनके बेसिस में एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, एरिस्टोटल का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, ये बताइए। अभी एरिस्टोटल का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? ही क्लासिफाइड organisms on the basis of simple morphological characters। मतलब एरिस्टोटल ने देखा था जो उनके बाहरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके बेसिस में ही उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था प्लांट्स और एनिमल्स में। तो फिर ये कंप्लीट हो गया एरिस्टोटल का, मतलब जो कॉन्सेप्ट था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक आपका अभी तक लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने। लिनियस साहब ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग दे लीजिए, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले पॉइंट हम लिखेंगे गिवन बाय लिनियस। फिर लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को किन दो पार्ट में भाग किया था? ऑर्गेनिज्म को पार्ट किया था, या फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था प्लैंटी और एनिमेलिया में। ऑर्गेनिज्म को पहला पार्ट था प्लैंटी, फिर दूसरा पार्ट था एनिमेलिया। अब लिनियस साहब ने क्या देखा था जिनके बेसिस में उन्होंने प्लैंटी और एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को? उन्होंने देखा था कि जिस चीज के अंदर या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है वो होगा प्लैंटी, या फिर वो प्लैंटी के ग्रुप के अंदर आएगा, या फिर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा वो एनिमेलिया के अंदर आएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं
गिव importance to presence or absence of cell wall। मतलब उन्होंने ये कैरेक्टर को प्राइम मानकर चला था कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होगा वो प्लांटी के अंदर लाई करेगा, एंड जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल के अंदर लाई करेगा। फिर अभी हम देखेंगे कुछ डिमेरिट्स। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि एक्सेप्टेड नहीं हुआ था उस टाइम भी। अभी देख लेते हैं इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था। तो फिर हम लिखेंगे डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रॉब्लम क्या क्या आया होगा? पहला प्रॉब्लम से आया होगा कि इट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। देखिए यहां पर कहा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, मतलब प्लांटी है एनिमलिया है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं था। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स फिर हम बता सकते हैं इट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फिर हम लोग बता सकते हैं कि इट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो फिर और एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, प्रोकैरियोट कौन था और यूकैरियोट कौन सा ऑर्गेनिज्म था, इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था। मतलब प्लांटी के किंगडम में भी बहुत सारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मिक्स्ड अप था, और एनिमलिया में भी बहुत सारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मिक्स्ड अप किया गया था। अभी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक आप सोच रहे हो, तो फिर एनिमल प्लांटी का जो किंगडम है उसमें सभी फोटोसिंथेटिक को डाल देते और एनिमलिया में बहुत सारे नॉन फोटोसिंथेटिक को डाल देते। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है पर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो फिर प्लांटी के किंगडम में भी बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म चला जाएगा कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है पर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि उसमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि a large number of organisms
डू नॉट fall into either of the category of the category. मतलब ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि ना कि प्लेंटी में लाई किए, ना कि एनिमलिया के अंदर उनको दिया जा सका। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी। अभी बोर्ड में तो जगह नहीं बचा है, आप पहले इसको ही लिख लीजिए, फिर लास्ट एक पॉइंट है डिमेरिट का, उनको हम लिखेंगे। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए। फिर उसके बाद का वाला डिमेरिट क्या होगा कि अभी जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत दिन चल रहा था, फिर अब वेरियस साइंटिस्ट ने फील किया कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या फिर उनके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहिए। वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है उसे हम देख लेते हैं। इट was felt to classify organisms या फिर living organisms on the basis of mode of nutrition, फिर हो जाएगा नेचर ऑफ सेल वॉल, फिर होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो जाएगा नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट, फिर हो जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फिर क्या हो सकता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए साइंटिस्ट ने लोगों ने फील किया कि अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंसर्ट कर देंगे तो फिर हम लोग और एफिशिएंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने तभी फील किया या फिर उन्होंने तभी नीड को फील किया कि हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेचर ऑफ सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हैबिटेट, इन सभी को हमें ऐड कर देना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उनको इंसर्ट कर देना चाहिए या फिर इसके बेसिस में ही हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो फिर हम और एफिशिएंटली हम लोग और सिग्निफिकेंटली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जाएंगे इसके बाद के वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि मतलब अभी तक एक्सेप्टेड है,
देखिए साइंस ऐसा चीज़ है वो कभी भी बदल सकता है। अभी ऐसा आ सकता है कि 7 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकला है, कुछ ऐसा न्यू किंगडम का इन्वेंशन हो जाए। तो फिर फिलहाल के लिए जो अभी तक इन्वेंटेड है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अभी तक एक्सेप्टेड है, उसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम शुरू करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हमें जानना होगा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। हम लिखेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले लिख लेंगे इधर गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर साहब ने दिया था। अभी बात है R.H. व्हिटेकर साहब ने कब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. व्हिटेकर ने दिया था साल 1969 में। 1969 में 5, या फिर छोड़ दीजिए, अभी तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बता दिया कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया था R.H. व्हिटेकर से। अभी देख लेते हैं कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में या फिर कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया था। चलिए अभी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा गया है, तो अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि ये 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। तो वो उन 5 किंगडम का नाम हम लोग जान लेंगे। पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लेंटी, और लास्ट में आता है एनिमेलिया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये 3 किंगडम अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे या फिर इनके बारे में जानेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। जो प्लेंटी और एनिमलिया है उसके बारे में हम लोग सेपरेट चैप्टर में, जो कि प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, इसी यूनिट का चैप्टर है, उन चैप्टर्स में इन दोनों किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अभी देख लेते हैं कि इस क्लासिफिकेशन का मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस कौन सा है। चलिए बेसिस ऑफ, हम लोग हेडिंग दे लेंगे, ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे या फिर पहला बेसिस हम लिखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम लोग लिख सकते हैं बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम लोग लिख सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ सेल वॉल इफ प्रेजेंट, और हम लोग लिखेंगे सेल स्ट्रक्चर। इन पांचों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे या फिर इन पांचों कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अभी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक के लिए एक्सेप्टेड है, जो आपको पहले ही बताया। तो फिर अभी आप इसको पहले लिख लीजिए। आपके बुक में देखेंगे कि टेबल 2.1 है। टेबल 2.1 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया का इन सभी बेसिस पे एक बॉक्स दिया हुआ है या फिर उनका कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है। तो फिर आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग उसे पढ़ेंगे या फिर उस बॉक्स को देख लेंगे जरा। चलिए, अभी जो टेबल 2.1 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वहां पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। उसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। देखिए मोनेरा में सेल टाइप कैसा होगा? मोनेरा में सेल टाइप होगा प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप क्यों बोला गया है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है और न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए जो सेल टाइप है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। सेल वॉल क्या है? नेचर ऑफ सेल वॉल या फिर सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, मतलब होगा पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड से इनका सेल वॉल तैयार होगा। जो सेलुलोज है वो पूरी तरह एब्सेंट रहेगा और सेलुलोज की जगह क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। पॉलीसैकेराइड एंड प्लस अमाइनो एसिड, वेरियस अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। हो गया सेल वॉल। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा? एब्सेंट। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? मोनेरा किंगडम में सभी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होते हैं या फिर सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, वो सिंगल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे यूनिसेलुलर। या फिर और सिर्फ सेलुलर भी लिख सकते हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा किंगडम का है वो सबसे डाइवर्स है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी किंगडम के कंपैरिजन में, इवन एनिमिलिया के कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो फिर क्या क्या मोड ऑफ पाया जाता है पहले देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो फिर ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या क्या आएगा? ऑटोट्रॉपिक के अंदर आएगा
फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक के अंदर आ गया। फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड के अंदर कौन कौन से फॉर्म आएगा उसे भी देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर आएगा पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक प्लस सैप्रोफाइटिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक के अंदर आ जाता है। अभी मैंने आपको बोला मोनेरा में कितनी डाइवर्सिटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या रहेगा उसमें? क्लोरोफिल का प्रेजेंट रहेगा, तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो फिर हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अभी केमोसिंथेसिस में क्या होता है या फिर केमिसिंथेसिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? यहाँ पर होता है बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है या फिर बाहर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है, उससे वो लोग या फिर मोनेरा का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी from inorganic या फिर केमिकल रिएक्शंस। एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। फिर पैरासाइटिक में क्या होगा? पैरासाइटिक में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी के अंदर घुस जाता है और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी। तो फिर पैरासाइटिक में होस्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म घुस जाएगा और उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो एंजाइम जो भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा उसको डाइजेस्ट कर देगा एंड डाइजेस्टेड फूड वो पर्टिकुलर मोनेरा का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं रिलीज एंजाइम, रिलीज वेरियस एंजाइम्स। टू डाइजेस्ट फूड। अभी सेप्रोफाइटिक में और एक बार बता देता हूं क्या है। सपोज ये एक डेड ऑर्गेनिज्म का स्किन है, वहां पर मोनेरा का ये स्पीसीज आ गया, आके नीचे से केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर दिया। वो क्या करेगा? इस पार्ट को पूरा डाइजेस्ट कर लेगा और यहां पर से न्यूट्रिशन ये गेन कर लेगा।
मतलब उस बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन था उसको थोड़े थोड़े करके डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ये बस एक रफ एग्जांपल दे दिया क्योंकि ये आपके बुक में है भी नहीं, मतलब इस पार्ट में तो नहीं बोला गया है कुछ भी। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ता हूं और इस चीज़ों को मिटा देता हूं जो कि मैंने एक्स्ट्रा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखाया था, इसको थोड़ा थोड़ा साइड करके मिटा देता हूं। अभी चलिए देख लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। देखिए प्रोटिस्टा का सेल टाइप क्या होगा, प्रोटिस्टा का सेल टाइप होगा यूकैरियोटिक। अच्छा, यूकैरियोटिक क्यों बोला जाएगा? यूकैरियोटिक इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइन है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल होगा, हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, क्योंकि सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है और कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में ही सेल वॉल पाया जाता है। फिर हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जरूर रहेगा उसमें। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, अभी प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक भी पाया जाता है और हेटेरोट्रोपिक भी पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑटोट्रोपिक में क्या क्या पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक हम लोग लिख लेंगे थोड़ा साइड करके, ऑटोट्रोपिक में पाया जाएगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और जो हेटेरोट्रोपिक है उसमें पाया जाएगा पैरासाइटिक। हेटेरोट्रोपिक उसमें पाया जाएगा पैरासाइटिक। तो फिर ये चला गया प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा को और एक बार रिपीट कर देता हूं, इसका सेल टाइप होगा यूकैरियोटिक, फिर सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहता है और कुछ में नहीं रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि होगा प्रेजेंट होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, मतलब ये भी मोनेरा की तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से प्रेजेंट रहता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रोपिक जो होगा वो होगा पैरासाइटिक। अभी हम लोग देख लेंगे फंगी को। फंगी भी क्या है? फंगी भी यूकैरियोटिक होगा। फंगी यूकैरियोटिक होगा। फंगी में सेल वॉल कैसा रहता है? फंगी में क्या सेलुलोजिक सेल वॉल रहता है? फंगी में जो सेल वॉल होता है वो होता है काइटिन का, मेड ऑफ काइटिन। अच्छा, सेल वॉल काइटिन का हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? यूकैरियोटिक है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होगा, प्रेजेंट। फिर फंगी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? फंगी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू, मतलब सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू का फॉर्मेशन होना इसी किंगडम से, मतलब फंगी से ही स्टार्ट हो गया है। चलिए लिखेंगे मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू। अच्छा, फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मैं पूरा नीचे लिखता हूं, यहाँ इस पेज पे लिख देता हूं। फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? फंगी में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया ही नहीं जाता है, सिर्फ हेटेरोट्रोपिक पाया जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे हेटेरोट्रोपिक,
फंगी के नीचे फिर लिखेंगे हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। हेटेरोट्रॉपिक में भी पाया जाएगा सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। लिखेंगे सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अच्छा, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक हो गया। फिर चलिए, ये तो आपको फंगी समझ में आ ही गया होगा, और एक बार मैं भी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। फंगी में यूकैरियोटिक होगा, सेल वॉल काइटिन का प्रेजेंट होगा या फिर काइटिन का बना होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर टिश्यू सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक होगा। चलिए अभी चलते हैं प्लांट में। प्लांट में पहले वो बताइए सेल टाइप कैसा होगा। ये भी यूकैरियोटिक होगा, यहां पर सेल वॉल कैसा होगा। प्लांट का सेल वॉल कैसा होता है सभी को पता है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से, मेड ऑफ सेलुलोज। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गया। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा देखिए यहां पर मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू, मतलब सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मतलब हम लिखेंगे टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब टिश्यू के एग्रीगेशन, देखिए आपको पता ही है सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू के एग्रीगेशन से क्या, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन के एग्रीगेशन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स में कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है आप सभी को पता ही होगा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फोटोसिंथेटिक। मैंने प्लांट्स के नीचे लिख दिया फोटोसिंथेटिक। चलिए अभी देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसा होगा, एनिमल्स में भी होगा यूकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल एनिमल्स में होता है क्या, सेल वॉल एब्सेंट होगा पूरा का पूरा, तो फिर सेल वॉल एब्सेंट। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। अभी एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मतलब एनिमल्स में टिश्यू तो रहता ही है, टिश्यू के एग्रीगेशन से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन के एग्रीगेशन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। चलिए फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, एनिमल्स में पाया जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं लिख देता हूं होलोजोइक। होलोजोइक मोड। अच्छा,
होलोजोइक कुछ नया लग रहा है, क्योंकि इन सभी किंगडम में कहाँ पर भी होलोजोइक का मेंशन नहीं था, या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं था। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड आउटसाइड से लेते हैं हमारे अंदर, फिर हमारा इंटरनल डाइजेशन होता है। इसी प्रोसेस को, फूड को आउटसाइड से लेना और उसका डाइजेशन इंटरनली करना, इसी प्रोसेस को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो फिर हम लिख सकते हैं taking food from outside, इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, and digesting it inside the body। मतलब फूड को हम लोग बाहर से लेते हैं और फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे अंदर। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा चीज बताऊंगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल होज। कार्ल होज जी ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। यहाँ पर क्या किया गया है, जो आप फाइव किंगडम्स देखे अभी, फाइव किंगडम्स में जो मोनेरा था उसको दो पार्ट में डिवीजन कर दिया गया है। दो पार्ट कौन सा है? एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मिलकर दो डोमेन बना लिए, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द फोर किंगडम्स है, जो कि है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमिलिया, उन सभी को एक अलग सेपरेट डोमेन में रख दिया गया और उसको नाम दिया गया यूकैरिया। तो फिर अभी हम लोग लिख लेंगे थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, पहले लिख लेंगे इट वॉज गिवन बाय या फिर प्रपोज्ड बाय कार्ल होज। इट वॉज proposed by कार्ल होज। फिर हम लोग अभी देखेंगे कैसे एग्जैक्टली डिवीजन किया गया था। चलिए देख लेते हैं। देखिए वहां पर मोनेरा था, मोनेरा को दो डिवीजन कर दिया गया। एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया। फिर जो रेस्ट ऑफ द किंगडम्स है उनको लाया गया। रेस्ट ऑफ द किंगडम मतलब प्रोटिस्टा, फिर आ गया फंजाई, फिर आ गया प्लेंटी एंड एनिमेलिया, इन सभी को एक सेपरेट डोमेन में रखा गया। यहां पर थर्ड डोमेन हो गया यूकैरिया, और ये जो है ये फर्स्ट डोमेन हो गया
और ये सेकेंड डोमेन हो गया। मतलब देखिए 3 डोमेन टोटल हो गया, 1, 2 और 3। फर्स्ट डोमेन में आर्की बैक्टीरिया आ गया, सेकेंड डोमेन में यू बैक्टीरिया आ गया, और थर्ड जो डोमेन है इसमें यूकैरिया को रखा गया। अभी आप बोलिए, जो मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन किया गया, इसका बेसिस क्या था? मतलब कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर देखकर सॉरी, थोड़ा सा कैमरा का इश्यूज आ गया था, इसलिए बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ा। अभी देखिए, मैं कहा था ये फर्स्ट किंगडम हो गया, फर्स्ट डोमेन हो गया। फर्स्ट डोमेन इसको लिख दे सकते हैं, डोमेन। फिर इसको यू बैक्टीरिया को हम लोग सेकेंड डोमेन लिख सकते हैं। फिर जो यूकैरिया है, जो ये सभी एनिमल या ये सभी ऑर्गेनिज्म को मिलकर तैयार किया गया था, इसको हम लोग थर्ड डोमेन लिख सकते हैं। अभी बताइए, कार्ल होस जी ने जो डिवीजन किया या फिर जो क्लासिफिकेशन किया इन डोमेन्स में, इसका बेसिस क्या था? कार्ल होस जी ने देखा था डिवाइडेड, या फिर बेटर लिख सकते हैं क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA सीक्वेंस। मतलब कार्लोस जी ने 16S rRNA सीक्वेंस के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था मोनेरा को। 16S rRNA के बेसिस पे मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया था। चलिए इसे पहले लिख लीजिए, ये हो गया आपका 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं दूसरे टॉपिक में जाता हूँ। अभी यहाँ पर और एक चीज़ भी बताया जा सकता है, मैं इस नीचे के स्पेस में ही एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। आप बताइए, आपने किंगडम पढ़ा कि जो 5 किंगडम था उनके बारे में आपने जाना, फिर आपने डोमेन के बारे में जाना। अभी आप बताइए, किंगडम बड़ा है या फिर डोमेन? देखिए मैं बता देता हूँ, डोमेन is always bigger than kingdom। किंगडम से डोमेन हर वक्त बड़ा होगा, क्यों? देखिए, डोमेन ग्रेटर देन, वेरी बिगर देन किंगडम। इसका रीजन है, डोमेन में क्या आता है? डोमेन में आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया और यूकैरिया हो गया। अब देखिए बिगेस्ट डोमेन क्या है? यूकैरिया है। यूकैरिया इज द बिगेस्ट डोमेन। हम लोग लिख सकते हैं बिगेस्ट डोमेन बिगेस्ट होगा यूकैरिया। और किंगडम में क्या बिगेस्ट होगा? किंगडम में सबसे बिगेस्ट किंगडम है एनिमेलिया या फिर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे बिगेस्ट है। पर देखिए यूकैरिया में एनिमल किंगडम तो आ ही रहा है, एनिमल किंगडम यूकैरिया के अंदर ही आ रहा है, पर इतने सारे किंगडम भी इंक्लूडेड है यूकैरिया में। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि डोमेन कितना बड़ा हो सकता है किंगडम से। तो फिर इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। एक
कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये, वैसे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिया नहीं हुआ है, पर मैंने बता दिया। तो फिर आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका प्रॉब्लम क्या क्या था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था या फिर कुछ डिमेरिट था, इसीलिए ही हम लोग न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में शिफ्ट किए। अभी हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या क्या था। देख लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ 5 किंगडम, नहीं, प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैं ना जब छोटा था या फिर अभी भी मुझे लगता है कि कोई लोग गलती किए हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल गलती किए हैं, ये सब तो गलती है, हम लोग गलती ही पढ़ रहे हैं, उनका मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग मिस्टेक किए हैं और मुझको पढ़ रहा है। मतलब ये कितना इनजस्टिस हो सकता है कि कोई अपने इन्वेंशन में अगर मिस्टेक किया है तो उसको जाके पीटिए, उसको जाके मारिए, मुझे उसका मिस्टेक भी पढ़ना पड़ रहा है। मतलब पर सैड पार्ट ये है कि उनके मिस्टेक से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन में आता है, मतलब ये सबसे दुख की बात है, इसलिए उनका मिस्टेक भी पढ़ना पड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं जो प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर मॉस, फर्न, फिर बैक्टीरिया, एंड फंजाई। इन सभी चीजों को एक किंगडम में रखा गया था। तो हम लोग लिखेंगे केप्ट इन वन किंगडम। जो कि है प्लेंटी। कौन से बेसिस पे इनको सभी को एक ही किंगडम में रख दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के प्रेजेंस से इन सभी को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। तो फिर ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि देखिए अभी तो हमें पता है कि फंगी पूरा एक अलग किंगडम ही है। 5 किंगडम में फंगी को पूरा एक अलग किंगडम का स्पेस दिया गया है। तो फिर ये मतलब अर्ली टाइम्स में या फिर प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेंटी में इन सभी चीज़ों को रख दिया जाता था। बीजीए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मॉस, फर्न, बैक्टीरिया और फंगी, इन सभी को प्लेंटी के अंदर ही रख दिया गया था।
अब पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं और कुछ डिमेरिट्स आपको बताता हूँ। चलिए नोट कीजिए। सो आई होप अब तक आपने इसे लिख चुके होंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी हम लोग और जो प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ नज़र देंगे या उनको पढ़ लेंगे। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया था या फिर उनके अंदर प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था। तो फिर हम लिखेंगे यूनिसेलुलर organisms such as Chlamydomonas and Spirogyra are kept under algae. ये पॉइंट और एक बार बता देता हूं। यहाँ पर क्या बताया गया है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा आपको पता ही है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर उनको भी हम एल्गी में रखे गए थे, जो कि एल्गी में सब कुछ मल्टीसेलुलर है। पर इन दोनों चीज़ों के अलावा एल्गी में सब कुछ मल्टीसेलुलर था, इसीलिए यहाँ पर पूरा इनजस्टिफाई किया गया था कि क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा को एल्गी में रख दिया गया था। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट में या फिर सेकेंड जो डिमेरिट था उसकी तरफ बढ़ेंगे। प्लेस्ड टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी अंडर ग्रुप्स which were eukaryotic. मतलब जो यूकैरियोटिक्स ग्रुप था और जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप था, उन दोनों में प्रॉपर डिफरेंशिएशन कभी किया ही नहीं गया। इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और BGA है, कुछ ऐसे ग्रुप में रखा गया जहां पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया। फिर और एक डिमेरिट क्या है? और एक डिमेरिट ये है कि हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया गया था। तो हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स विथ हेटेरोट्रॉपिक and autotropic are not properly classified. अभी देखिए हेटेरोट्रॉपिक के अंदर क्या आ सकता है? फंजाई आ सकता है,
मैं एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, फंजाई आ सकता है। फिर ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या आ सकता है, ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया। तो फिर इन 3 पॉइंट को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाता हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या सुधार किया गया है जिसके वजह से वो प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेटर बन पाए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाते वक्त किया गया था। चलिए, लिखा गया है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको मोनेरा के किंगडम में रखा गया या फिर मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया। फिर सेकेंड पॉइंट बोला है ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब सिंगल सेल तो होगा, मोनेरा भी सिंगल सेल है, पर सिंगल सेल तो होगा यहाँ पर भी, पर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। उन ऑर्गेनिजम्स में प्रोटिस्टा को रखा गया, मतलब प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। फिर देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में और भी बताया गया है कि क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को रखा गया है पैरामीशियम एंड एमीबा के साथ, पैरामीशियम एंड एमीबा के साथ, जो कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब था तब ये सब चीज़ें अलग अलग थे। जैसे क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को रखा जाता था प्लेंटी में, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्लेंटी में रखा जाता था और पैरामीशियम एंड एमीबा को रखा जाता था एनिमेलिया में। देखिए उनको रखा जाता था एनिमेलिया में। जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया तब इन चारों को एक ही किंगडम में प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। देखिए प्लेंटी में क्यों रखा गया था क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को, तब के हिसाब से प्लेंटी में क्योंकि आपको बताया था कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका मेन बेसिस क्या था या फिर मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लेंटी में था, इन दोनों में क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को में प्लेंटी में रखा गया क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, और जो पैरामीशियम एंड एमीबा था उनको एनिमेलिया में इसलिए रखा गया क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था या फिर लैक द सेल वॉल। फिर हम लोग और भी बता सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। Attempts have been made to evolve the system of classification based on not only morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic relationship। मतलब देखिए पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, मॉर्फोलॉजी तो बहुत पहले से लिया जाता है। एरिस्टोटल साहब ने जब कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था भी नहीं तब भी एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया था, आपको बताया था पहले। फिर फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था एंड 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें इन दोनों को भी कंसीडर किया गया था। फिर पर अभी जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर कर रहे हैं। देखिए वी हैव टू कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यही कुछ बताया गया था आपके बुक में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। इसके बाद के दिन मतलब इसका बाद का जो भी क्लास होगा वहाँ पर हम लोग मोनेरा किंगडम को लेकर पूरा डिस्कस करेंगे। ये क्लास लगभग मतलब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये लगभग 4 से 5 लेक्चर इजीली लग जाएगा, और लास्ट लेक्चर में आपको तो पता है प्रश्नकाल सेशन होता है, वहाँ पर हम इस लेक्चर के रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो फिर चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए आई थिंक आप सभी लोगों ने अब तक इसे नोट कर लिया होगा, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स, ऑल द नोट्स ऑफ टुडेज क्लास विच आई हैव रिटन इन द बोर्ड, एंड
अगर आपको किसी भी पॉइंट में, मतलब मैंने आज के क्लास में जो भी पढ़ाया है, किसी भी पॉइंट में अगर ज़रा सा भी समझने में तकलीफ हुआ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक्स यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।